ओके, हाँ जी। वेलकम बैक टू आवर क्लास नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट, राइट। प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट 8 क्लासेस हमने देख लिए हैं चैप्टर को लेके। आपको समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर की लेंथ है ज़्यादा, और आपको दिख भी रहा होगा कि हम कितनी स्लो चल रहे हैं, फिर भी हमें कितने सारे लेक्चर्स लग रहे हैं। जस्ट बिकॉज द रीजन इज चैप्टर इज इंपॉर्टेंट एंड चैप्टर लेंदी है, अपने आप में ही 6 मार्क्स का वेटेज रखता है, राइट। इसलिए चैप्टर को उसी हिसाब से डील करना भी ज़रूरी है, राइट। तो चलिए, अब हमारे चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट रह गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटेशन अगर पूछें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत बार बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहीं से जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, चलिए लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्विज का क्वेश्चन का आंसर बता दूं। क्विज का जो मैंने लास्ट आपसे पूछा था कि हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, द आंसर इज एम वेंकैया नायडू। आप में से काफी लोगों ने सही गैस किया था। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए और प्लीज लेक्चर को देखते रहिए, राइट। एंड लेक्चर स्किप नहीं कीजिएगा। हमने ऑलरेडी बजट की 8 क्लासेस आपको रिकॉर्ड करके दे चुकी है। सेम चैप्टर 6 बैंकिंग कंप्लीट करके दे दिया है। चैप्टर 5 मनी कंप्लीट करके देख लिया है। प्लीज आप लेक्चर्स को देख लीजिए, इसका फायदा उठा लीजिए, क्योंकि जैसी क्लासेस स्टार्ट होंगी चीजें बहुत ज्यादा पेस में होंगी और आपको फिर वहां पे प्रॉब्लम हो गई। बेटर आप अभी अपना पढ़ाई की हैबिट डेवलप कर लीजिए, राइट। तो चलिए हम सीधे चढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, हमारे क्लास नंबर 9 की तरफ। ओके तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। टाइप्स ऑफ बजट, राइट। अभी तक हमने ये समझा कि बजट की मीनिंग क्या होती है, बजट का प्रोसेस क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन का कैसे वो पास होता है, उसको हमने ब्रीफ में देखने की कोशिश की। हमने ये देखा बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमने देखा बजट का स्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या होता है। हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है सारी चीजें बजट के बारे में, जितनी अभी तक के लिए आपके लिए रिलेवेंट थी वो सारी हमने कवर कर ली हैं। और हमने बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश की है कि कैसे हमारे लिए एग्जाम में एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए बीच बीच में भी मैंने रिवीजन भी आपका एमसीक्यू के थ्रू कराने की कोशिश की, राइट। तो प्लीज आप भी अपना रिवीजन करते रहिएगा और पढ़ाई को प्लीज अब स्टार्ट कर दीजिएगा। अब कोई सेंस नहीं बनता रुकने का, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है इसका कोई भरोसा नहीं है कब कोरोना की वैक्सीन जब तक डेवलप नहीं हो रही कुछ नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं। उल्टा सब चीजें ओपन हो ही रही हैं, तो आपको पता है कि अब वी हैव टू लिव विद इट एनी हाउ, हमें प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे और द शो मस्ट गो ऑन। अभी तक तो गवर्नमेंट यही बोल रही है, तो हमें भी अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। आप पढ़ाई प्लीज करते रहिएगा। चलिए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, राइट। टाइप्स ऑफ बजट में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने 3 बातें यहाँ पे लिखी हैं, राइट। नंबर 1 हमने लिखा है सरप्लस बजट, नंबर 2 लिखा है बैलेंस बजट, नंबर 3 लिखा है डेफिसिट बजट। हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 3 डेफिसिट बजट, जिसको हम बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। बाकी भी हम बात कर लेते हैं। आप अगर मिडिल में देखेंगे जो आपको दिया हुआ है वो बैलेंस बजट दिया हुआ है। आपने देखा है कि गवर्नमेंट बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर, राइट। तो एक एस्टिमेशन होता है रिसीट्स का और एक्सपेंडिचर का, राइट। अब टाइप्स ऑफ बजट में जो हम बैलेंस बजट की बात करते हैं बच्चों, बैलेंस बजट एक ऐसे बजट को बोलते हैं जहां पे रिसिट बराबर एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट की इनकम हुई है 100 रुपए, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी हुआ है 100 रुपए, राइट। इसको टर्म किया गया बैलेंस बजट। क्या बोला गया? बैलेंस बजट। जितना इनकमिंग उतना ही आउटगोइंग, ऐसा समझ लीजिए आप, पक्का। अच्छा, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस बजट। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट में भी फर्दर 2 आ जाएंगे। नंबर 1 होगा आपका सरप्लस बजट एंड नंबर 2 आपका होगा डेफिसिट बजट, पक्का। नंबर 1 सरप्लस एंड नंबर 2 डेफिसिट बजट। अब सरप्लस बजट नाम से ही पता चल रहा है सरप्लस, तो सरप्लस यहां पे इंडिकेट करता है द एक्सेस ऑफ रिसिट ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका रिसिट 200 रुपए है तो खर्चा सिर्फ 100 रुपए है, तो ज्यादा क्या दिख रहा है आपको? रिसिट या रेवेन्यू। तो जब रेवेन्यू ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम, इसको हम टर्मिनोलॉजी देते हैं, या इसको हम इस टाइप के बजट को हम क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट। क्या कहते हैं हम? सरप्लस बजट। चलिए नेक्स्ट आएगा डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब क्या? डेफिसिट बजट का मतलब यह हो गया कि अगर हमारी रिसिट या रेवेन्यू है 100 रुपए, तो खर्चे हमारे 200 रुपए। हाँ सर, ऐसा भी होता है क्या? हाँ जी होता है। अगर आपके पास से 100 रुपए आए हैं और आपने खर्च 200 रुपए के, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिट कम है, इस तरीके के बजट को हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट बजट। और हमारे सिलेबस में डेफिसिट बजट को ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट। इसी के बारे में फर्दर हमको अंदर जाके डिटेल में समझना है कि डेफिसिट बजट के अंदर भी क्या क्या बातें आती हैं, राइट। तो अगर आप रीड करेंगे तो सरप्लस बजट में आपको दिख गया होगा व्हेन एक्सपेंडिचर इज लेस देन रेवेन्यू, आपको सिंबॉलिकली वहां पे दिख रहा होगा। बैलेंस बजट को जब आप रीड करेंगे तो वहां पे लिखा होगा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू और एसेट दिख रहा होगा आपको। और जब डेफिसिट बजट को रीड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, राइट। तो हमारे सिलेबस में जो बहुत ज्यादा डिटेल में हमें स्टडी करना है वो डेफिसिट बजट। पक्का सरप्लस बजट और बैलेंस बजट के बारे में इतना नहीं पूछा जाता है, इतना उसके बारे में नहीं चर्चा होती है। हाँ, मैंने आपको जितना बताया उतना आपके लिए जानने के लिए जरूरी था, और जहां इसका रिलेवेंस हमें लगेगा कि हाँ बहुत बातें करनी है तो टाइम टू टाइम हम उसको डिस्कस करते रहेंगे ओवर द पीरियड। पक्का। चलिए, तो अब आगे हम देखने जा रहे हैं कि डेफिसिट बजट जो कि हमारे इस चैप्टर का, मैं कह सकता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम अब डील करने जा रहे हैं। पक्का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सीधा उसी की तरफ बढ़ते हैं, विच इज डेफिसिट बजट, राइट। डेफिसिट बजट क्या, मैंने आपको बता दिया। डेफिसिट बजट एक ऐसा बजट होता है जहां पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट की रिसीट्स या गवर्नमेंट की रेवेन्यू। पक्का। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो हम फर्दर 3 तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसको हम फर्दर और 3 तरीके समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट के रिसर्च के मुकाबले तो फर्दर उसको कैसे देखेंगे। पक्का। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई हैं। नंबर 1 हमने लिखा है रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 हमने देखा है फिजिकल डेफिसिट लिखा हुआ है, एंड नंबर 3 जो हमने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्राइमरी डेफिसिट। पक्का। अब मैं बार बार आपको बोलूंगा तो नहीं, आप प्लीज अगर लेक्चर देख रहे हैं तो यू नो दैट यू हैव टू डू द नोट मेकिंग, तो प्लीज काइंडली डू द नोट मेकिंग। जैसे जैसे आप वीडियो देखते चल रहे हैं प्लीज नोट मेकिंग करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजों को रिटेन करना जरूरी है। थ्योरी कितनी भी प्रैक्टिकली रिलेट करके मैं आपको समझा दूं या कितना भी या प्रैक्टिकली आपको उसको एक्सपोजर दे दिया जाए, एट द एंड उसको आपको अपने हाथों से लिखना, फ्रेम करते आना चाहिए। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो थ्योरी के आंसर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी सब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करने का तरीका, प्रेजेंट करते कैसे हैं वो बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर कि आप अभी से हैबिट डालें कि आप अपनी नोट मेकिंग करते जाइए, राइट। तो जो भी मैं आपको समझाते जाता हूँ, बताते जाता हूँ, आपको सारी चीजें स्क्रीन पे दिखती जाती है, प्लीज आप नोट मेकिंग करते जाइए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी काम की नहीं है। हाँ, जो नहीं होती है, जो सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, उसको मैं आपको ऑलरेडी बोल देता हूँ वीडियो में ही कि प्लीज इसको नोट डाउन नहीं कीजिएगा क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट अनटिल एंड अनलेस मैं ऐसा ना बोलूं, आप प्लीज नोट मेकिंग करते चलिएगा, क्योंकि आपका लिखा हुआ आपके लिए बेटर होता है, बहुत समझ में भी आपको आता है एंड बहुत हेल्प होती है आपको एक आंसर फ्रेम करने में। और जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे आपका माइंड एकदम से क्लिक करता है और आप आंसर फ्रेम कर लेते हैं। पक्का। तो चलिए, डेफिसिट बजट के हमने 3 पार्ट देखने हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। सॉरी। तो हर एक बात, हर एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सबको हमें देखते चलना और समझते चलना है। देन अगेन मैं वापस से बोल रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा एंड नोट मेकिंग भी कीजिएगा। पक्का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सीधे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट डेफिसिट बजट की तरफ, जो कि हमने अपनी टॉपिक वहां पे लिस्ट में भी देखा, विच इज रेवेन्यू डेफिसिट। क्या है रेवेन्यू डेफिसिट? वर्ड मत भूलिएगा, सामने रेवेन्यू डेफिसिट लगा है। डेफिसिट का मतलब मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई साहब आपका खर्चा ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू रिसिट। बट जब वर्ड रेवेन्यू आगे लग गया है तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि रेवेन्यू खर्चा ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू रेवेन्यू रिसिट। अब आप इस चीज को समझने के लिए आपको इत्मीनान से अपने दिमाग को काम डाउन करके स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ बजट की तरफ चलना है। वहां जाने से पहले हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि मीनिंग क्या लिखा हुआ है रेवेन्यू डेफिसिट का। पक्का मेरे साथ रीड करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts during the given fiscal year। बहुत सिंपल सी बात जो मैंने बताया, जब रेवेन्यू खर्चे रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो, ऐसे पोजीशन या ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। आई होप सो दिस इज सिंपल। अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि व्हाट डू यू मीन रेवेन्यू डेफिसिट, इतना आसान नहीं पूछा जाता है। वो ये बोलता है कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट के मायने क्या, ये क्या सजेस्ट करता है, इसका इम्प्लीकेशन क्या। क्या बोला मैंने, इसका इम्प्लीकेशन क्या।
तो क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब ये क्या बताता है, ये क्या सजेस्ट करता है, रेवेन्यू डेफिसिट में क्या पता चल रहा है। तो अब इसको समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ बजट की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी समझ लिया है। पक्का? तो स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ बजट में ध्यान करो, मैंने एक तरीके से आपको बताया था कि खर्चे को हम एक तरह रख सकते हैं और रिसर्च को एक तरफ रख सकते हैं, और उसी को दूसरी तरीके से लिखने का एक और तरीका था उसको लिखने का, जिसको हमने कैटेगराइज कैसे किया था, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। और मैंने आपको बोला था कि इसको कैटेगराइज करने का जो मकसद है वो आगे पता चल जाएगा। तो अब आप बहुत क्लियर समझ पाएंगे कि क्यों हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब हमने वहां पे ये लिखा था कि रेवेन्यू बजट, तो हमने रेवेन्यू बजट में क्या क्या लिखा था। रेवेन्यू बजट के अंदर आता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू रिसीट्स। क्या आपको याद है? हाँ जी सर याद है। अब ध्यान से मुझे बताना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या थे और रेवेन्यू रिसीट्स क्या थे। पहली बात, एक बात मुझे बताना, क्या आपको याद है कि खर्चे जब करते हैं तो एक तो खर्चा करने से या तो एसेट की वैल्यू क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, एसेट क्रिएट हो जाए, या लायबिलिटी पे ऑफ कर दे, या ऐसे खर्चे जिनसे ना ही कोई एसेट की वैल्यू या एसेट बढ़े, ना ही कोई लायबिलिटी कम हो, हम ऐसे खर्चे को क्या बोलते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते थे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में था क्या क्या मुझे बताना। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी देना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि स्कॉलरशिप देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि पेंशन देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? हाँ जी सर, ये सब हमने देखा था। तो एक बात बताना, गवर्नमेंट का सैलरीज देना, पेंशन देना, स्कॉलरशिप देना, क्या ये गवर्नमेंट का रूटीन का काम नहीं है? क्या गवर्नमेंट को ये करना ही करना नहीं है क्या? क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है क्या कि आपको रेवेन्यू, आपको सैलरी ना दे, या स्कॉलरशिप ना दे, पेंशन ना दे? पक्का? तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या खर्चे तो ये होने ही होने। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो हमें ये सब मिला के, सैलरी मिला के, स्कॉलरशिप मिला के, पेंशन मिला के, और भी जितने भी रेवेन्यू खर्चे होते हैं वो सब मिला के हमें गवर्नमेंट को पे करना है, लोगों को, मान लेते हैं वो 100 रुपए पे करना है। अब 100 रुपए पे करना है, पर गवर्नमेंट के पास रिसिट्स कितनी है? सिर्फ 50 रुपए। अब जब रिसिट्स गवर्नमेंट की एज कंपेयर टू इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिट कम होती है, इन सच केसेस हम बोलते हैं इस टाइप के सिचुएशन को रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। पर आप मुझे एक बात बताना, क्या आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट को ये सारे खर्चे एनीहाउ करने ही है? क्योंकि एक तरीके से ये खर्चे गवर्नमेंट के रूटीन खर्चे हैं, गवर्नमेंट के रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी के लिए जरूरी है। ये रोजमर्रा के खर्चे हैं। सैलरी देना गवर्नमेंट का रोज का काम है, स्कॉलरशिप देना रोज का काम है, पेंशन देना रोज का काम है, गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट ये नहीं करेगी लोगों की, क्योंकि देखो डेफिसिट है, अब गवर्नमेंट ये तो ना बोल सकते कि भैया हमको सिर्फ 50 रुपए मिले हैं और हम 100 रुपए खर्च कैसे करें। अब ये भी देख लो, 50 रुपए मिले तो रेवेन्यू रिसिट्स कहां से आती है? रेवेन्यू रिसिट्स में क्या थी, याद करना, रेवेन्यू रिसिट कैसे कैटेगराइज की थी। रेवेन्यू रिसिट को फर्दर दो हिस्सों में किया था, टैक्स और नॉन टैक्स। दैट मींस रेवेन्यू रिसिट्स में वो पैसा जो टैक्स के रूप में आया, वो पैसा तो अदर देन टैक्स आया, फीस, फाइन्स, पेनाल्टी, एसटीज, ये सारी हमने देखा था। और टैक्स के रूप में इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में पैसा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट इतने अच्छे से नहीं मिलती, सारे लोग टैक्स नहीं भरते। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू रिसिट्स होती है वो एक तरीके से एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत कम आती है। अब खर्चे तो करने ही है, ऐसा थोड़ी ना कर सकते कि लोगों की सैलरी ना दे, लोगों को स्कॉलरशिप ना दे। ऐसे तो लोग भैया, ऐसे हम दंगे हो जाएंगे, लोग धरने पे बैठ जाएंगे, लोग स्ट्राइक करने लगेंगे कि भैया आप अगर नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो अगर ये सारी चीजें दिख रही हैं एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट को करना ही करना है। अब देखो रेवेन्यू रेसिट्स, सॉरी, जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसके मायने क्या, इसका मतलब क्या, तो हम कुछ पॉइंट्स रीड करेंगे जिसको मैंने इंप्लीकेशंस बोले हुए हैं। तो जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द इंप्लीकेशन, दीज आर बेसिकली द इंप्लीकेशन। अब पॉइंट नंबर 1 है, आप उसको रीड करना और देखना, दिया हुआ है, revenue deficit indicates the inability of the government to meet the expenditure on routine functioning of the economy। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो ये यही इंडिकेट कर रहा है, यही बता रहा है कि गवर्नमेंट अपने रूटीन के एक्सपेंसेस को करने में इतनी केपेबल नहीं है, क्योंकि ऑल दीज एक्सपेंसेस आर द रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। पक्का? जो करने ही करने होते हैं। पक्का? अच्छा सर, दूसरी बात, इट इंप्लाइज दिस सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या लिख दिया सर,
देखो, गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती कि आप लोग की सैलरी ना दे, लोगों की पेंशन ना दे, गवर्नमेंट की लोगों की स्कॉलरशिप ना दे। गवर्नमेंट को एनी हाउ इस रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करना ही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसों का इंतजाम करेगी। हो सकता है गवर्नमेंट जो दूसरे दूसरे सेक्टर्स के लिए पैसा निकाल रखा हुआ है, वहां से निकाल के इसको पूरा करने की कोशिश करेगी, लोगों की सैलरी देने की कोशिश करेगी, पेंशन और स्कॉलरशिप देने की कोशिश करेगी। पक्का कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। लोग क्या करेंगे? लोग धरने पे बैठ जाएंगे, लोग यहाँ पे स्ट्राइक कर देंगे कि हम काम नहीं करेंगे, हमें सैलरी नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारा तो रूटीन फंक्शनिंग है, लोगों को चाहिए ही चाहिए, तो ये उनको करना ही पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा जरिया नहीं है तो फिर वो क्या करेगी? दूसरे सेक्टर्स की क्या करेगी? सेविंग यूज करेगी। ये भी कर सकती है। और क्या कर सकती है सर? देखेंगे, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम द कैपिटल रिसर्च। ध्यान करना, कैपिटल रिसर्च क्या होती है? अरे सर, कैपिटल रिसर्च तो वो होती हैं जिनसे या तो कोई एसेट की वैल्यू कम हो जाए या तो कोई लाइबिलिटी बढ़ जाए। अब ध्यान से देखना, जब गवर्नमेंट को कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि भाई साहब हमारे पास दूसरे सेक्टर से सेविंग या दूसरे सेक्टर से हम पैसा निकाल के या दूसरे सेक्टर से पैसा लेने के बाद भी पैसा नहीं है या पैसा कम पड़ रहा है, देन गवर्नमेंट क्या करेगी? द गवर्नमेंट वुड देन रिजॉर्ट टू बोरोइंग्स, एंड बोरोइंग्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसर्च। क्योंकि गवर्नमेंट को एनी हाउ ये डेफिसिट मीट करना है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती कि भाई लोगों की सैलरी ना जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर बोरोइंग करने लगेगी, लोन ले लेगी। भैया क्या करें, अब हमें पैसे तो देने हैं, अब हमारे पास नहीं है तो क्या करें? फिर गवर्नमेंट क्या करना चलेगी? लोन लेना चालू कर देगी। गवर्नमेंट एक बार लोन लेने चालू कर देगी तो इसको क्या बोला जाएगा? ये कैपिटल रिसर्च को यूज करना बोला जाएगा। रीड करेंगे वापस से। It implies that government has to make up this deficit from capital receipts, इधर या बोरिंग कर ले या अपने एसेट्स को बेचने लगे, दोनों में से कोई एक काम करते हैं। कैपिटल एसेट्स ये होती है जिससे या तो लाइबिलिटी बढ़ जाए या तो एसेट की वैल्यू कम हो जाए। तो बोरिंग इन केस ऑफ लाइबिलिटी एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट। ये बात क्लियर है? पक्का? ठीक है सर, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, it means revenue deficit either leads to an increase in liability in form of borrowing or reduces the assets to disinvestment. This is very clear। प्रीवियस पॉइंट से आप रिलेट करके देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई अगर आप कैपिटल रिसर्च को यूज कर रहे हैं, उसका एक ही मतलब हो सकता है कि या तो आपकी बोरोइंग क्रिएट होने वाली है, सॉरी लाइबिलिटी क्रिएट होने वाली है वाया बोरोइंग, या तो आपका कोई एसेट का वैल्यू कम होने वाला है, दैट इज योर डिसइन्वेस्टमेंट। पक्का? या विच इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्लियर है? ठीक है सर। नेक्स्ट, use of capital receipts, that is borrowing, for extra consumption expenditure lead to inflationary situation। भाई लोगों के हाथों में आप ऑलरेडी बोरिंग कर करके पैसा देते जाओगे, पैसा दोगे, तो इससे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बढ़ जाएगी, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा कंजम्पशन करने लगेंगे, इससे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। तो हमने देखा कि आप कैपिटल एसेट को यूज करोगे विच इज बोरोइंग, बोरिंग के थ्रू अगर पैसा करने की कोशिश करोगे तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी आ सकती है। ऑल दीज आर द इम्प्लीकेशन कि क्या सजेस्ट करता है रेवेन्यू डेफिसिट। ये आपको लिखने हैं, आपको याद भी करने, पर याद करने से पहले समझना जरूरी है। अगर समझेंगे तो कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं याद पड़ेगी, और जो समझा हुआ रहता है वो हमेशा याद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, हायर बोरिंग्स वुड लीड द फ्यूचर बर्डन ऑफ प्रीपेमेंट। और अगर आप लोन पे लोन लेते चलोगे या ज्यादा लोन लेते चलोगे तो भाई फ्यूचर जनरेशन पे, आने वाली सरकार पे, आने वाली गवर्नमेंट पे क्या पड़ेगा? जो बर्डन है लोन का वो बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन बढ़ता जाएगा, और एक समय भी ऐसा आ सकता है कि कंट्री एक डेट ट्रैप में फंस जाए। वो क्या होता है हम आगे वाले लेक्चर्स में समझेंगे। अब बहुत इत्मीनान से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला उसको मैं समअप कर दे रहा हूँ, फिर आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट मींस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीव्ड ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। क्लियर है? तक ना व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस? के इम्प्लीकेशन क्या? भाई साहब रेवेन्यू, पहले तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू डेफिसिट में देखो रेवेन्यू खर्चे क्या और रेवेन्यू रिसीव्स क्या। अगर आपको ये दिख गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि भाई वो खर्चे जो सैलरी देने पे हो रहे हैं, जो आपकी पेंशन देने पे हो रहे हैं, जो स्कॉलरशिप पे दे रहे हैं, तो आपको ये फील आ जानी चाहिए कि गवर्नमेंट का रूटीन काम है, और गवर्नमेंट यही नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट इज नॉट एबल या government is not capable to do such expenditure. That means it is not able to run the economy पक्का on its routine function ऑफ द इकोनॉमी। जो रूटीन फंक्शन हो रहा है उसको कर ही नहीं पा रही है। अगर देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 हमने ये लिखा कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स रूटीन फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। नहीं कर पाई। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब गवर्नमेंट को ये खर्चा है नहीं तो करना ही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर दूसरे सेक्टर से पैसा निकालना चालू करेगी, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं कर सकते कि सैलरी नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे, स्कॉलरशिप नहीं देंगे, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। अब गवर्नमेंट पैसे दूसरे सेक्टर से या तो पैसे निकालने लगी, या दूसरा ऑप्शन क्या है भैया? फिर वो अपने कैपिटल एसेट्स को यूज करेगी। कैपिटल एसेट्स को यूज करने का मतलब क्या होगा? या तो वो एसेट्स को बेचना चालू कर देगी, या तो वो बोरिंग्स लेना चालू कर देगी। और अगर वो एसेट्स को बेचेगी तो उसके इसके लिए क्या होगा? सॉरी, अगर वो एसेट्स को बेचना चालू कर देगी तो उसको आप डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे, और अगर वो
बोरिंग्स लेना चालू कर देगी तो उसके लिए लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आप बोरिंग्स एंड ऑल के थ्रू इसको सही करने की कोशिश करोगे तो दो चीजें हो सकती है। पहला तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ सकती है इकोनॉमी में, क्योंकि लोगों को एक्स्ट्रा कंजम्पशन के लिए हाथों में पैसा आ जाएगा। एंड दूसरी बात जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि भाई जो आपका फ्यूचर जनरेशन उस पर बर्डन आ जाएगा टू रिपे द लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो आई होप सो आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे। कनेक्ट करने का एक ही जरिया है कि आपको प्रीवियस क्लासेस पता होना चाहिए। यू मस्ट नो व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यू मस्ट नो व्हाट आर रेवेन्यू रेसिट, देन ओनली यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। तभी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि भाई कैसे क्या करना है, किस हिसाब से, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको मैंने अभी बताया। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही तो क्या नहीं कर पा रही, रूटीन फंक्शनिंग वो नहीं फॉलो कर पा रही। उससे रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट्स लिखा दिए हैं, पहले इसको अच्छे से समझिएगा, फिर पॉइंट्स में से हर पॉइंट में से कीवर्ड पकड़ के चलिएगा तो आपको सारी सेंटेंस फ्रेम करते, पॉइंट्स फ्रेम करते बन जाएंगे। अच्छा सर, तो इसको ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? भाई सिंपल सी बात है कि रेवेन्यू डेफिसिट है तो भाई खर्चे ज्यादा हैं और रिसिट कम है, तो भाई आप खर्चे कम कर दो। सिंपल सी बात है। देखो, क्योंकि रिसिट एकदम से बढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एकदम से टैक्सेस इंपोज नहीं कर सकती, हाई टैक्सेस इंपोज नहीं कर सकती चीजों पे। ठीक है, तो रिसिट आने का तो एक है कि ठीक है, रिसिट अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगी, पर खर्चे कम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस है, जो आपको लगता है ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं, जो इतने सारे नेता लोग होते हैं, इधर उधर ट्रैवलिंग करते हैं, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर की गाड़ियां मिलती हैं, कहीं वो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, ये सारी चीजों को कट डाउन किया जा सकता है। तो अगर आप इन सारी चीजों को कट डाउन करोगे तो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक भी किया जा सकता है। ठीक है, और हमारी सरकार बहुत सालों से रेवेन्यू डेफिसिट फेस करती हुई आ रही है। रेवेन्यू डेफिसिट बहुत प्राइम है हमारी इकोनॉमी में, पर इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसको एनी हाउ किसी भी सरकार, कोई भी सरकार अपना रेवेन्यू डेफिसिट ऐसा नहीं छोड़ सकती कि ये एक्सपेंडिचर ही होते रहे और रिसिट ना हो, इसलिए वो या तो बोरिंग करती है या तो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, पर इसको मीट आउट करने के, गैप को कम करने की पूरी कोशिश करती है और करती ही है। पक्का? तो आई होप सो आपको समझ में आया रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और उसके इम्प्लीकेशन क्या। पक्का? तो नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप के जो बचे हुए डेफिसिट। देखिए, चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल हैं, इसलिए मैं एकदम से सारा सारा नहीं आपको समझा सकता, आपको भी इसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पक्का? तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।